हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट फर्स्ट की इकोनॉमिक्स की क्लास है। जैसा कि आपको मालूम है, हम परिचयात्मक क्लास में पढ़ चुके हैं कि अर्थशास्त्र विषय के 2 पेपर हैं फर्स्ट ईयर में। पहला पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा पेपर है भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी। हम दोनों ही पेपर पढ़ना शुरू कर चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रारंभ में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उनका प्रकृति क्षेत्र क्या है, दोनों में अंतर क्या है और किसी भी अर्थव्यवस्था को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसका अध्ययन करने के पश्चात हमने सेक्शन ए जो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उपभोक्ता व्यवहार का संतुलन। उसमें सीमांत उपयोगिता विश्लेषण नियम क्या होता है, इसका अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है क्रमवाचक उपयोगिता ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। उदासीनता वक्रों द्वारा उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण ये चैप्टर है। उपयोगिता विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि वस्तु की उपयोगिता का गणनावाचक माप कार्डिनल मेजरमेंट संभव है, अर्थात उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4 के रूप में या मुद्रा के रूप में माप लिया जा सकता है, परंतु यह व्यवहारिक नहीं है। ऐसा कोई भी मापदंड नहीं है जिससे हम किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को व्यक्त कर सकें। हालांकि इस विश्लेषण से यह अवश्य स्वीकार किया गया कि किसी भी वस्तु या वस्तुओं के संयोग से प्राप्त संतुष्टि की अनुभूति अवश्य होती है। ये हम उपयोगिता विश्लेषण में पढ़ चुके हैं कि जैसे हम पानी पीते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, फ़ोन खरीदें, टीवी खरीदें, तो जब हम उसका उपभोग करेंगे तो हमें उससे अवश्य संतुष्टि प्राप्त होगी। मार्शल के विश्लेषण में अनेक कमियाँ होने के कारण आधुनिक मांग सिद्धांत यह समझने के लिए कि कोई उपभोक्ता आर्थिक चुनाव कैसे करता है, एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता है जिसे तटस्थता वक्र विश्लेषण या उदासीनता वक्र विश्लेषण कहते हैं। यह दृष्टिकोण ऑर्डिनल यूटिलिटी पर आधारित है। क्रम सूचक उपयोगिता सिद्धांत के प्रमुख लक्षण। क्रम सूचक उपयोगिता सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को प्रत्यक्षतः नहीं मापा जा सकता है, परंतु उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं अथवा एक ही वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली संतुष्टि की तुलना अवश्य कर सकता है। अर्थात 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी से प्राप्त उपयोगिता की तुलना कर सकते हैं। हम उसे क्रम भी दे सकते हैं कि किस पेय पदार्थ से हमें अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई, अर्थात उपयोगिता का क्रमवाचक माप ही अधिक अर्थपूर्ण है। फर्स्ट पॉइंट इसमें है, क्रम सूचक उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता का माप लेने की अपेक्षा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने पर प्राप्त कुल संतुष्टि में होने वाले परिवर्तन की दिशा के बारे में बतला सकता है, परंतु वह इस परिवर्तन का परिमाण बताने में सर्वथा असमर्थ रहता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के पास पहले 1 कार थी, अब उसने 2 नई कारें खरीद ली, 3 कार हैं, तो उसकी संतुष्टि बढ़ी है, घटी है या समान रही है, उसके बारे में वर्णन कर सकता है, परंतु कितनी बढ़ी है वो उसका इस माप नहीं ले सकता। दूसरा, इस अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न संयोगों की क्रम व्यवस्था की तुलना की जा सकती है। थर्ड पॉइंट है, क्रम सूचक विश्लेषण की प्रमुख विशेषता यह है कि यह कीमत में परिवर्तन होने पर इसके प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार के प्रभावों की विवेचना करता है। इसके कारण वस्तुओं के मध्य पूरकता तथा स्थानापन्नता का बोध होता है, अर्थात कुछ वस्तुएं एक दूसरे की पूरक होती हैं और कुछ एक दूसरे की जगह काम आ जाती हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। इसके साथ ही कीमत परिवर्तन से उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है। इस आय प्रभाव के फलस्वरूप भी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। मार्शल ने अपने विश्लेषण में आय प्रभाव की पूर्ण उपेक्षा की थी। अब हम जो हिक्स और एलन द्वारा प्रतिपादित उदासीनता वक्र विश्लेषण है, इसमें उपभोक्ता संतुलन पढ़ने के पश्चात ये पढ़ेंगे कि हिक्स और एलन ने कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित किया था। उपभोक्ता व्यवहार के आधुनिक विश्लेषण की आधारभूत मान्यताएं। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें उपभोक्ता को पूर्ण ज्ञान है। ऐसा माना जाता है कि उपभोक्ता को अपने उपभोग निर्णयों से संबंधित सभी मामलों की पूर्ण जानकारी होती है। उपभोक्ता जानता है कि उसकी आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं, कितनी तथा किस प्रकार की वस्तुएं बाजार में उसके लिए उपलब्ध हैं और प्रत्येक वस्तु की कीमत व प्राप्ति के स्थान के बारे में उसे पूर्ण जानकारी होती है। दूसरा बिंदु है बजट प्रतिबंध या सीमा। यह अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक उपभोक्ता के पास आय की एक निश्चित राशि है जिसे वह निर्धारित कीमतों के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को खरीदने में प्रयुक्त करना चाहता है।
यह आय एक ऐसा प्रतिबंध है जिसके भीतर ही उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना होता है। यदि उपभोक्ता की आय को हम m माने तो इस प्रतिबंध को इस तरह से कहा जाता है कि m इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू समीशन PI/XI, अर्थात जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उसकी मात्रा को कीमत से गुणा कर दो तो वो हमारा खर्चा हो गया। आय हमेशा हमारे खर्चे के बराबर होगी या उससे कम होगी। व्यवहारिक जीवन में हम हमेशा ऐसा होता होगा कि आय से अधिक खर्च कर देते हैं, परंतु आर्थिक सिद्धांत में ऐसा नहीं होता है। इससे तात्पर्य है कि उपभोक्ता की आय उसके व्यय से अधिक व समान हो सकती है, परंतु कम कदापि नहीं हो सकती। थर्ड है अधिमान फलन। प्रत्येक उपभोक्ता के समक्ष एक अधिमान फलन प्रेफरेंस फंक्शन होता है, जो उसमें विशेषताएं होती हैं कि उपभोग की स्थितियों की क्रम व्यवस्था। अधिमान फलन के अंतर्गत प्रत्येक संयोग को एक क्रम व्यवस्था के अनुसार संजोया जाता है, अर्थात उपभोक्ता ऐसे बता सकता है कि मेरी ये डी स्थिति है, ये ए स्थिति है, ये बी स्थिति है, और उनको क्रम दे देता है कि मुझे डी नंबर 1 पे अच्छा लगता है, ए नंबर 2 पे अच्छा लगता है, बी स्थिति 3 नंबर पे अच्छी लगती है, अर्थात उनको अंक देकर बता सकता है। यदि उपभोक्ता के पास 5 स्थितियां इस तरह की होती हैं तो उसमें वो प्राथमिकता बता सकता है। किसी भी उपभोक्ता के समक्ष 2 या अधिक वस्तु समूह विद्यमान हो सकते हैं और वो प्राथमिकता ऐसे बता सकता है। एक होता है सबल क्रम। विवेकशील व्यक्ति होने के नाते उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राथमिकता देगा, किसी समूह को प्राथमिकता देगा जिसमें किसी दूसरे वस्तु समूह की तुलना से कम एक वस्तु की अधिक इकाइयां प्राप्त हों। और दुर्बल क्रम होता है कि कभी कभी उपभोक्ता 2 वस्तु समूहों को समान प्राथमिकता दे सकता है। दूसरी बात होती है इसमें संक्रामकता। अधिमान फलन में संक्रामकता का अर्थ यह होता है कि विभिन्न वैकल्पिक स्थितियों में उपभोक्ता की क्रम व्यवस्था में कोई विसंगति नहीं होती है, अर्थात उसे डी ए से अच्छा लगता है तो वो डी ए से अच्छा ही लगेगा। नेक्स्ट होता है बाह्यता का भाव। यह मान्यता ली जाती है कि उपभोक्ता एक्स तथा वाई का चुनाव स्वतंत्रता पूर्वक करता है, वह इस बात से प्रभावित नहीं होता कि अन्य व्यक्तियों का उपभोग स्तर क्या है। वस्तुतः क्रम सूचक उपयोगिता की अवधारणा को पिछले 5-7 दशकों में लोकप्रियता हासिल हुई है। इस विश्लेषण में सर्वाधिक लोकप्रिय उदासीनता वक्र विश्लेषण है। उदासीनता वक्र का अर्थ। उदासीनता वक्र वह वक्र है जो 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उदासीनता वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन सर्वप्रथम अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने 1881 में अपनी पुस्तक मैथमेटिकल फिजिक्स में किया था। इस धारणा का विकास इटली के अर्थशास्त्री पेरेटो ने सन 1906 में, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉनसन ने 1913 में तथा रूसी अर्थशास्त्री स्लट्सकी ने 1915 में किया था। इस विश्लेषण को मांग सिद्धांत का महत्वपूर्ण उपकरण बनाने का श्रेय सन 1934 के बाद हिग्स तथा एलन को दिया जाता है। हिग्स ने अपनी पुस्तक मूल्य तथा पूंजी वैल्यू एंड कैपिटल में इसकी विस्तृत विवेचना की है। उदासीनता वक्र का अर्थ। उदासीनता वक्र वह वक्र है जो 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। एक अधिमान या तटस्थता वक्र ऐसे बिंदुओं अथवा वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जिनमें प्रत्येक से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है तथा जिनके मध्य उपभोक्ता तटस्थ रहता है, इसलिए इसे तटस्थता वक्र भी कहते हैं। प्रत्येक बिंदु पर तटस्थ रहने का यही कारण है कि वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर उपभोक्ता को जहां एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त होती है वहीं उसे दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है। आपके समक्ष स्क्रीन पर एक डायग्राम बनाया गया है। इस चित्र के अनुसार दोनों अक्ष पर x और y वस्तु की मात्राएं दर्शाई गई हैं। उपभोक्ता के समक्ष IC1, IC2 और IC3 3 उदासीनता वक्र हैं। प्रत्येक ऊंचे वाले उदासीनता वक्र से उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, अर्थात उपभोक्ता IC3 पर जाना चाहेगा। IC1 के विभिन्न बिंदु हैं जैसे A, B, C, D, E से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। एक उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता दुर्बलता क्रम को अभिव्यक्त करता है, जबकि 2 वक्रों के मध्य सबल क्रम के अनुसार ऊंचे वक्र को प्राथमिकता देगा। नेक्स्ट है तटस्थता अनुसूची। तटस्थता तालिका से अभिप्राय एक ऐसी सूची से है जो 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। मेयर्स के शब्दों में तटस्थता तालिका वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों की तालिका होती है जो किसी व्यक्ति को समान रूप से संतुष्टि प्रदान करेंगे। इस तालिका में हमने सेब तथा संतरों के जैसे संयोग लिए हैं A, B, C, D। यदि उपभोक्ता प्रारंभ में 1 सेब लेता है और 10 संतरे लेता है
फिर 1 सेब और बढ़ाने के लिए 2 सेब लेगा तो उसे संतरों की संख्या कम करके 7 करनी पड़ेगी, तभी संतुष्टि का स्तर समान रहेगा। एक सेब की इकाइयाँ 3 करने पर वो संतरे कम करके 5 कर देगा। और डी स्थिति में 4 सेब अगर उसे खरीदने हैं तो संतरे 4 ही हो जाएंगे। इस चित्र के अनुसार, अब ये तालिका के अनुसार ये चित्र बनाया गया है। इसमें देख सकते हैं कि IC1 के ऊपर ABCD परिस्थितियों का बताया गया है, जिसमें उपभोक्ता तटस्थ रहता है और उसको सेब की हर अगली इकाई के लिए अधिक संतरों का त्याग करना पड़ता है। उदासीनता वक्र के लक्षण। पहला है, उदासीनता वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। एक उदासीनता वक्र नीचे दाईं ओर झुकता है। इसका कारण यह है कि उपभोक्ता X की अधिक इकाइयां प्राप्त करके तभी तटस्थ रह सकता है जब वह Y की कुछ इकाइयों का परित्याग करे। केवल उसी स्थिति में वह अधिमान वक्र के सभी बिंदुओं पर तटस्थ रह सकता है जब एक वस्तु की अधिक इकाइयां लेने के लिए उसे दूसरी वस्तु का परित्याग करना पड़े। वैकल्पिक रूप में यदि उदासीनता वक्र हम सोचें कि वो एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन हो या ऊपर की ओर चढ़ता हुआ हो, तो ऐसा उदासीनता वक्र नहीं होता, उसमें उपभोक्ता तटस्थ नहीं रहता। उपभोक्ता उदासीनता वक्र हमेशा नीचे दाईं ओर झुकता हुआ ही बनता है। दूसरी मान्यता लक्षण है, एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है, अर्थात कॉन्वेक्स फ्रॉम दी ओरिजिन होता है। जब हमने PPC पढ़ा था, आपको ध्यान हो पहले एक वीडियो में, तो हमने कहा था वो कॉन्केव टू दी ओरिजिन था, पर ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। न केवल अधिमान वक्रों का ढलान ऋणात्मक होता है, बल्कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु से उन्नतोदर भी होते हैं। जैसे जैसे हम उदासीनता वक्र में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, इसका ढलान कम होता जाता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तो उसको Y के उपभोग में कमी करता है तथा X की एक अतिरिक्त इकाई के लिए उत्तरोत्तर Y की कम इकाइयों का परित्याग करना चाहेगा। इसके लिए हिग्स ने सीमांत प्रतिस्थापन दर की अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ है कि X की एक अतिरिक्त इकाई के लिए Y की त्यागी जाने वाली इकाइयों का अनुपात, इसको कहते हैं डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। X की मात्रा बढ़ाने हेतु Y की मात्रा में कमी करना जरूरी है। सीमांत प्रतिस्थापन दर बहुधा ऋणात्मक होती है। उदासीनता वक्र की उन्नतोदरता का अर्थ यह है कि X की निर्दिष्ट अतिरिक्त इकाई के लिए Y की उत्तरोत्तर कम इकाइयों का परित्याग किया जाएगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह कहा जा सकता है कि जैसे जैसे X का अधिक उपभोग होता है तथा Y का कम उपभोग किया जाता है, वैसे वैसे Y की तुलना में X की सापेक्ष उपयोगिता घटती चली जाती है। M ब्लॉक का कथन है कि बहुधा हम उदासीनता वक्रों को प्रत्यक्षतः नहीं देख सकते, पर अधिमान वक्र की उन्नतोदरता का अनुमान केवल लोगों की सामान्य प्रवृत्ति और उनके व्यवहार के आधार पर ही लगाया जा सकता है। दो उदासीनता वक्र परस्पर काट नहीं सकते हैं। दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक उदासीनता वक्र उपयोगिता के भिन्न स्तर को प्रकट करता है और ऊंचा वाला उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को बताता है। इस चित्र में जो उदासीनता वक्र बनाए गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि IC1 जो है पहले वह अधिक संतुष्टि का स्तर बता रहा है और फिर उसकी संतुष्टि का स्तर कम हो गया। इस तरह का डायग्राम नहीं होता है, ऐसे उदासीनता वक्र नहीं होते हैं। अगर ऐसे बनाएंगे तो संक्रामकता के नियम का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट है, ऊंचा उदासीनता वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को प्रकट करता है। ऊंचा उदासीनता वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को प्रकट करता है। इसके लिए एक उदासीनता वक्र के विभिन्न बिंदुओं के मध्य उपभोक्ता तटस्थ रहता है, क्योंकि समान संतुष्टि मिलती है। परंतु प्रत्येक ऊंचे उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता जाना चाहता है। ऊंचे उदासीनता वक्रों पर दोनों वस्तुओं अथवा कम से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा मिलने के कारण उपभोक्ता अवश्य उसे प्राथमिकता देगा। इसके अतिरिक्त तटस्थता वक्र ना तो कभी OX अक्ष को और ना ही OY अक्ष को छूता है। सामान्यतः उपभोक्ता दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं के संयोगों को ही खरीदना चाहता है। उदासीनता वक्रों का एक दूसरे के समानांतर होना भी आवश्यक नहीं है। उदासीनता वक्र एक दूसरे के समानांतर हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी, यह उदासीनता वक्र के ढलान पर निर्भर करता है। इस वीडियो के पश्चात हम नेक्स्ट चैप्टर में सीमांत प्रतिस्थापन दर को विस्तार से पढ़ेंगे तथा उसके द्वारा फिर उदासीनता वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन किस तरह होता है, इसका अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।